खुशी का माहौल था। आज नंदिनी की शादी थी। बारात जैसे ही दरवाजे पर आती है तभी किसी के गिरने की आवाज़ आती है। देखा तो नंदिनी ऊपर से गिर गई थी। सब देखकर डर गए और तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए। आज खुशी का माहौल अचानक गम के माहौल में बदल गया। कुंदन जी की दुनिया ही उजड़ गई। इकलौती संतान थी ये, बड़े नाजों से पाला था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। कुंदन जी आईसीयू के बाहर ही बैठे थे। तभी उनकी नज़र आईसीयू के शीशे पर पड़ी। उनकी बेटी हवा में थी। एक बार तो लगा कि वह कोई बुरा सपना देख रहे, लेकिन सच में उनकी बेटी हवा में थी। उन्होंने गेट खोलकर देखा तो उनकी बेटी हवा में ही झूल रही थी और वह पापा से बोली कि पापा मुझे बचा लो। और रूम का दरवाज़ा खुला देखते ही नर्स आ जाती है। नर्स के आते ही नंदिनी बेड पर होती है। नर्स बोलती है कुंदन जी से, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप बाहर बैठो, आईसीयू में आना मना है। अब कुंदन जी को कुछ समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या था। उनको लगा शायद ज़्यादा टेंशन से यह सब लग रहा होगा। नर्स ने पूछा, कुंदन जी आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको पसीना बहुत आ रहा है, आप बाहर आओ, मैं आपका बीपी चेक कर लेती हूँ। और जैसे ही वे जाने लगते हैं उनकी बेटी उनका हाथ पकड़ लेती है। वे डर जाते हैं। नर्स बोलती क्या हुआ? वह बोले कुछ नहीं और रूम से बाहर चले जाते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे। अब कुंदन जी को नींद आ रही थी। वे सोने चले जाते हैं। हॉस्पिटल में सारे लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि नंदिनी गिरी कैसे। पुलिस भी आ गई। नंदिनी कैसे गिरी है, वह खुद कूदी या फिर किसी ने धक्का दिया। पुलिस वालों ने सभी से पूछताछ की, लेकिन सभी ने एक ही बात बोली, वह खुद नहीं गिर सकती। सबकी बात सुनकर फिर दूल्हे से बात की, तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था नंदिनी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों तो बहुत खुश थे। हमारी शादी होने वाली है। हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है। मेरी उससे फ़ोन पर बात भी हुई थी जब मैं गेट पर आने वाला था। वह बहुत खुश थी। आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। इंस्पेक्टर को दूल्हे पर शक हुआ। उसने कॉल रिकॉर्डिंग क्यों कर रखी है? ऐसा नॉर्मल इंसान नहीं करता है। तभी डॉक्टर ने कुंदन से कहा कि उनकी बेटी कोमा में पूरी तरीके से चली गई है। वह ठीक हो सकती है, लेकिन कितना समय लगेगा यह वह कह नहीं सकते। बाकी भगवान पर है, चमत्कार वही करते हैं। कुंदन जी के पास उनके दोस्त आते हैं, रविशंकर जी, इनके बिजनेस पार्टनर। रविशंकर जी कुंदन जी के बिजनेस पार्टनर हैं। उन्होंने अपना सब कुछ नंदिनी के नाम कर दिया था। रविशंकर जी के पास नंदिनी के अलावा और कोई नहीं था। कुंदन जी आईसीयू के बाहर ही बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा आईसीयू की खिड़की से एक लड़की झांक रही है। वह तुरंत नर्स को बुलाते हैं। वहाँ देखते हैं तो कोई नहीं। नर्स ने उनको आराम करने के लिए बोला। तभी रविशंकर जी ने बोला, तुम आराम कर लो घर जाकर, मैं यहीं रुकता हूँ। कुंदन जी अपने रूम में सोने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आँख लग जाती है। तभी उन्होंने देखा उनकी बेटी एक जंगल में है और रास्ता भटक गई है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। वह रो रही है और बोल रही है, पापा मुझे बचा लो, यह मुझे मार देगी। कौन है ये जो नंदिनी को मारना चाहती है? और घबराहट से उनकी आँख खुल जाती है और जैसे ही उनकी आँख खुलती है दिव्या उनके सामने ही थी। वह उसे देखकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और इधर नंदिनी की सांसें कम हो रही थी। दिव्या का साया नंदिनी के कुंदन की आँख खुलती है तब रात के 3 बज रहे थे। वह आईसीयू रूम में गए तो नंदिनी जाग रही थी और अपने पिता को देखकर रोने लगी। पापा, दिव्या का सच आप सबको बता दो, नहीं तो यह मुझे मार देगी। इतना बोलते ही दिव्या का साया वहां आ जाता है और नंदिनी को हवा में उठा देता है और तेजी से उसे बेड पर गिरा भी देता है। कुंदन दिव्या से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसकी सज़ा मेरी बेटी को मत दो, तुम मुझे
यह सब रविशंकर जी बाहर शीशे से देख रहे थे। कुंदन किसी से बातें कर रहा है, उनकी बेटी हवा में है। वह जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। गेट नहीं खुलता है, अंदर से लॉक हो गया था। गेट खोलने की कोशिश करते हैं पर फिर वह कैमरे से अंदर की बातें सुनने की कोशिश करते हैं और सीसीटीवी कैमरे पे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था और सुनाई भी दे रहा था। नंदिनी बोल रही है, पापा आप पुलिस को और रवि अंकल को सब कुछ बता दो दिव्या के बारे में, नहीं तो दिव्या मुझे अपने साथ ले जाएगी। क्या किया था आपने दिव्या के साथ? फिर कुंदन बताता है, दिव्या जब 17 साल की थी उसकी माँ का देहांत हो गया था और रविशंकर का दिव्या के अलावा और कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कि दिव्या के खिलाफ रविशंकर को भड़काता रहूं ताकि वह अपनी बेटी से नफरत करते रहें। मैंने दिव्या के प्रति गलत बातें रविशंकर के दिमाग में डाली कि वह लड़कों से दोस्ती करती है और एक लड़का था जो दिव्या को बहुत पसंद करता था। पर दिव्या अपने पिता से बहुत डरती थी। वह अपने पिताजी को किसी भी तरीके का दुख नहीं देना चाहती थी। मैंने इस कदर रविशंकर को दिव्या के खिलाफ भड़काया था कि वह फ़ोन तक नहीं देते थे, परंतु दिव्या मुझे अपनी सारी बातें बताती थी। वह मुझे एक बहुत अच्छा इंसान समझती थी और पूरा भरोसा करती थी और वह मुझ पर बहुत भरोसा करती थी। मेरी वजह से रविशंकर अपनी बेटी पर इतना शक करने लगे कि अपनी बेटी को अपने साथ कमरे में सुलाते थे, जिससे दिव्या को नींद नहीं आती थी और वह आकर मेरे पास बहुत रोती थी। मैं उसको झूठी सांत्वना देता था। एक दिन पता चला कि दिव्या प्रेग्नेंट है। दिव्या को विश्वास ही नहीं था क्योंकि उसने कभी कुछ गलत काम किया ही नहीं था। कैसे हो सकता है यह? अब रविशंकर का विश्वास दिव्या के ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन दिव्या की कोई गलती नहीं थी। यह बात जानने के बाद दिव्या ने आत्महत्या कर ली। दिव्या ने कभी कोई गलती नहीं की, कभी कोई गलत काम नहीं किया था। वह बहुत भोली थी। मैंने ही उसका रेप किया था, उसको नींद की गोली देकर। उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ जिसने किया वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं ही उसका दोषी हूँ। मैंने ही दिव्या को मारा है। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर बाकी सब लोग सुन रहे थे। यह सुनकर रविशंकर जी के होश उड़ गए। उनके सगे दोस्त ने, जिस पर उन्हें खुद से भी ज़्यादा भरोसा था, उस दोस्त ने ही उनकी पूरी दुनिया और पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी।